Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 1st of October 2020. 1 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज हु आर गिविंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑन 4th of October. जो 4 को दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट है. जो नहीं दे रहे हैं वो देखते रहें अपना करंट अफेयर्स, तो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं. स्टैटिक की तैयारी भी अच्छे से करते रहें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है. कुछ दिनों बाद आपके पास भी टाइम नहीं रहेगा. सो प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ज़्यादा सीरियसली आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और वेट मत करिए कि पेपर हो जाए तब हम स्टार्ट करेंगे अच्छे से. दिस इज़ द राइट मोमेंट फॉर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन. अभी अच्छे से उसको करते रहिए, है ना. So all the best, and please do refer to the current affairs notes that are provided in our website etc. पूरा फ्री में आपको इंडियन एक्सप्रेस, PIB, हिंदू का एनालिसिस मिलता है, तो आप उसको ज़रूर रेफ़र करते जाइए. एवरीथिंग इज़ कवर्ड. अगर आपने हिंदू, PIB, एक्सप्रेस पढ़ लिया है एक बार वेबसाइट में जा करके, तो फिर आपको उस दिन के लिए कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट. आज के पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द एमनेस्टी इंटरनेशनल. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट्स अ यूनाइटेड किंगडम बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1961. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट फोकसेस ऑन द इन्वायरमेंटल अब्यूजेस, प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड हाइटेंस इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल थ्रू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद द पॉलिटर्स. कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें से? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी. सेकंड स्टेटमेंट गलत है. सॉरी, ये सेकंड स्टेटमेंट ही गलत है. क्यों गलत है सेकंड स्टेटमेंट? क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, ह्यूमन राइट से रिलेटेड है एमनेस्टी इंटरनेशनल. सो सेकंड विल बी द रॉन्ग वन. Second question is, India has recently launched a green strategic partnership with which of the following countries? इनमें से किस कंट्री के साथ इंडिया ने ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट की है? ऑप्शंस आर ए इजराइल, बी कनाडा, सी डेनमार्क या डी नीदरलैंड्स. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी, डेनमार्क. डेनमार्क के साथ किया, ठीक है ना. इंडिया एंड डेनमार्क ने काफ़ी सारे एग्रीमेंट किए थे, उसमें से एक ये भी था. तीसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम यूज सर्वे. TUS, टाइम यूज सर्वे. जैसे ये मैंने आपको PIB में पूरी नोट्स दी थी, टाइम यूज सर्वे की पूरी नोट्स PIB में दी थी ऑलरेडी. अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर बनता होगा. 29 तारीख का ही आई थिंक PIB था, 29 या 30 का, 29 का था आई थिंक. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट टाइम यूज सर्वे इन इंडिया ड्यूरिंग जनवरी टू दिसंबर 2019. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम यूज सर्वे इज टू मेजर पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन बोथ पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज़. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो इसका आंसर होगा सी, बोथ आर करेक्ट. दोनों ही सही हैं. पहला टाइम यूज सर्वे NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने कंडक्ट किया था ड्यूरिंग जनवरी टू दिसंबर 2019, एंड दूसरा भी सही कि वर्क वुमेन एंड मेन एम्प्लॉयड इन पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज़, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है टू मेजर द पॉपुलेशन. Then fourth question है हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट. हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट वॉज रिसेंटली पब्लिश्ड बाय द हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट. इनमें से किसने पब्लिश की थी? ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स, D Ministry of Statistics and Program Implementation. So the correct answer for this will be D Ministry of Statistics and Program Implementation. अब आपको पता है कि कल का मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं किया था. कल थोड़ा कुछ काम था इसलिए नहीं कर पाया था मैं कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस. सो आज मैं कल की पहले न्यूज़ आइटम्स कंप्लीट कर लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी. ऐसी न्यूज़ आइटम्स मैं पहले कल की कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है ना. ये हम कल का ही अपना न्यूज़ एनालिसिस खोलते हैं. ओके, 30th का. तो फर्स्ट इज इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज यूनिलेटरल क्लेम्स ऑन LAC. चाइना ने जो यूनिलेटरल क्लेम्स थे LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, उसको रिजेक्ट कर दिया है चाइना की तरफ से. जो क्लेम्स आ रहे थे उसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है, और इंडिया ने कह दिया है कि हम आपकी जो 1959 वाली LAC है उसको नहीं मानते हैं. इनफैक्ट इंडिया ने ये भी कहा कि आप खुद की ही लाइन को नहीं मानते, क्योंकि अगर आप खुद की भी लाइन को मानते तो आज हम जहाँ पर हैं उससे और ज़्यादा हमको थोड़ा ईस्टवर्ड होना चाहिए था, और आपको थोड़ा और ज़्यादा ईस्ट होना चाहिए. मतलब वेस्ट की तरफ आप ज़्यादा इंटर कर गए, मतलब आप इंडिया की तरफ ज़्यादा इंटर कर गए. इसका मतलब है कि आप खुद की लाइन को ही नहीं मानते, तो हम कैसे मान सकते हैं? देयरफॉर इंडिया ने कहा है कि हम आपकी 1959 वाली लाइन को नहीं मानते हैं. वी डू नॉट कंसिडर 1959 लाइन एज द वैलिड लाइन. The LAC of 1959 was the first reference in a letter from Chinese Prime Minister Zhou Enlai to Jawaharlal Nehru. एक्चुअली हुआ क्या था, 1959 में पहला रेफरेंस हुआ था LAC वाली लाइन का, जब झाऊ एनलाई ने, जो कि चाइनीज़ प्रीमियर थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा था. एंड दिस वाज एन आइडिया रिजेक्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नेहरू एज वेल.
तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने भी इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। तो आज की तो बात ही अलग है, हमने तब भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, जब हम आपको हिंदी चीनी भाई भाई बोलते थे तब भी हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आज कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। So India's position that we have never accepted this 1959 line and therefore अभी भी उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है, ठीक है। That is the thing which you should remember. इसके अलावा इंडिया ने ये भी कहा कि 1993 का जो एग्रीमेंट हुआ था हमारे लिए, पीस का जो एग्रीमेंट हुआ था 1993 में हुआ है ना, और फिर उसके बाद 1996 में हुआ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड, फिर आपका 2005 में एग्रीमेंट हुआ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का, और मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वाला हुआ था 1996 का, 1993 का, ओके। तो इन सब में भी उन्होंने कभी भी LAC के क्लेम्स को नहीं माना है। दूसरा जो न्यूज़ था इंपॉर्टेंट वो था महाराष्ट्र ने मॉडिफाई किया है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। महाराष्ट्र ने क्या मॉडिफाई किया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट को मॉडिफाई कर दिया है, एंड दे हैव इशूड अ नोटिफिकेशन मॉडिफाइंग द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 का है फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसको कि मॉडिफाई किया है, एंड इट विल इनेबल द ट्राइबल्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डूइंग फैमिलीज टू बिल्ड हाउसेज इन द नेबरहुड फॉरेस्ट एरियाज। अमेंड करके क्या किया है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की, इट विल इनेबल द ट्राइबल्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी फैमिलीज, जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग फैमिलीज हैं और ट्राइबल्स हैं, दे विल बी एबल टू बिल्ड द हाउसेज इन द नेबरहुड फॉरेस्ट एरियाज, दे विल बी एबल टू बिल्ड द हाउसेज इन द नेबरहुड फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है ना। And this is coming as a relief to the scheduled tribes and other traditional forest dwelling families who are residing in the scheduled areas of the state. तो ऐसी जो scheduled families रह रही हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना। Now this move is aiming at to prevent the migration of forest dwelling families outside their native villages. अब ये क्यों किया गया है, ये मूव महाराष्ट्र ने क्यों मॉडिफाई किया है, ताकि जो माइग्रेशन होता था वो ना हो और जो फैमिलीज बाहर रहने के लिए परेशान रहती थी उनको फिर वहाँ से मूव ना करना पड़े। अगली जो न्यूज़ है मुंबई मैप्स इट्स बायोडाइवर्सिटी इन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अटेम्प्ट टू विजुअली एम्पावर मुंबई सिटीजन विद द रिसोर्सेज दे शेयर विद द सिटी, a biodiversity map of the city to showcase the wildlife hotspots, mangrove forest, urban green spaces and over 90 species that can be spotted in the Mumbai city has been illustrated. तो मुंबई ने अपनी बायोडाइवर्सिटी को मैप किया है कि क्या क्या वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के नाम पे मैनग्रूव कवर्स हैं, कहाँ कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, कहाँ पे अर्बन ग्रीन स्पेसेस हैं और कौन सी 90 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो कि स्पॉट की जा सकती है। तो ये इस तरह का कुछ बायोडाइवर्सिटी मैप आप देख सकते हैं, इस तरीके का बायोडाइवर्सिटी मैप है, देखो इसमें सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके का एक बायोडाइवर्सिटी मैप, एंड दिस बायोडाइवर्सिटी मैप इज़ अ पार्ट ऑफ कैंपेन बायोडाइवर्सिटी। वहाँ पे कैंपेन बायोडाइवर्सिटी भी चल रहा है, कैंपेन बायोडाइवर्सिटी विच इज़ बाय द बे इनिशिएटेड बाय अ सिटीजन्स कलेक्टिव। तो सिटीजन्स कलेक्टिव द्वारा ये इनिशिएट किया गया है ना, कैंपेन बायोडाइवर्सिटी बाय द बे नाम है पूरा कैंपेन का, बायोडाइवर्सिटी बाय द बे, बायोडाइवर्सिटी बाय द बे, दिस इज द नेम ऑफ द कैंपेन, याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी बाय द वे। अगर आपसे कोई पूछे कहाँ का कैंपेन है तो इट्स अ कैंपेन जो मुंबई में चल रहा है जो कि बायोडाइवर्सिटी मैपिंग का, एंड इनिशिएटेड बाय सिटीजन्स कलेक्टिव, ठीक है ना। अब जो ये मैप है इसमें ऑल्सो द ट्रिब्यूट इज ऑल्सो गिवन टू वर्ली एंड कोली कम्युनिटीज़ एंड द वेरी स्पिरिट ऑफ मुंबई। तो वर्ली एंड कोली कम्युनिटीज़ है उनको भी, वहाँ पे जो महाराष्ट्र कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे उनको भी ट्रिब्यूट कैंपेन एंड थ्रू दिस इनिशिएटिव, है ना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखो दिस कैंपेन, जो कैंपेन है बायोडाइवर्सिटी बाय द वे, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन एक्शन प्लान ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ लेसर फ्लेमिंगोज एंड देयर हैबिटेट्स। तो इसमें फ्लेमिंगोज को प्रोटेक्ट करने का भी प्रोविजन दिया गया है, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने का भी प्रोविजन रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन अगली न्यूज़ थी एमनेस्टी इंटरनेशनल हॉल्ट्स इंडियाज ऑपरेशन। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंडिया में ऑपरेशंस बंद करने का डिसीजन लिया है। क्यों लिया है, इसके 2-3 रीज़न है। देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस क्रैकडाउन ऑन एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ओवर द लास्ट 2 years एंड कंप्लीट फ्रीजिंग ऑफ द बैंक अकाउंट्स, है ना। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऊपर, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो है उसके ऊपर कंप्लीट गवर्नमेंट का क्रैकडाउन रहा है पिछले 2 सालों से। उनके अकाउंट्स फ्रीज कर देना, उनको उनके जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उनको बंद कर देना। देन देयर वाज कंटिन्यूस harassment by the government agencies including the enforcement directorate also। तो enforcement directorate ने भी काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान किया, प्लस गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा उनको परेशान करती रही, है ना। अनइक्विवोकल कॉल। अब हुआ क्या रहा था कि देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल काफ़ी चीज़ों में इंटरफेयर कर रहा था, जैसे कि चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे
इस तरीके का। तो गवर्नमेंट वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट एंड देयरफॉर आई थिंक देयर वर मेनी क्रैकडाउन्स ओवर दिस इंस्टीट्यूशन एंड इसी कारण से इन्होंने किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में बना था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 19, इट्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम में ही है, विच फोकसेज ऑन द ह्यूमन राइट्स। ओके, मालाबार एक्सरसाइज मीटिंग टू डिस्कस ऑस्ट्रेलियाज एंट्री। तो मालाबार एक्सरसाइज आप सबको पता है कि इंडिया, जापान और अमेरिका के बीच में होता है। इंडिया, जापान और अमेरिका के बीच में होता है, यूएसए के बीच में होता है। इसमें एक और कंट्री एंटर करना चाहती है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एंटर करना चाहती है, तो उसी को डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग होने वाली है और ये चारों अगर मिल जाएंगे तो ये पूरा क्वाड ग्रुप बन जाता है। क्वाड ग्रुप है ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इंडिया। ये देखो, ये है आपका, ये तो चाइना हो जाएगा, इसको काउंटर करना है, ठीक है। ये चाइना है, ये आपका है इंडिया, ये आपका है यूएस ऑफ ए, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका है जापान, ठीक है ना। तो ये अपना क्वाड ग्रुप है, कहते हैं कि ये चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया गया, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख सकते हैं। रूट्स ऑफ द आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आपको मैप, थोड़ा सा मैं मैप भी दिखा देता हूँ। देखो, ये है अजरबैजान और ये है इस तरीके से आर्मेनिया और ये है नगोर्नो काराबाख रीजन। जो ये रीजन है ना, ये है नगोर्नो काराबाख रीजन है बीच में इन दोनों के, और ये है आपका रशिया। हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर के बाद जब जो नगोर्नो काराबाख है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये है कहाँ पे लोकेटेड, तो ये अजरबैजान में लोकेटेड है, लेकिन मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो आर्मेनियन पॉपुलेशन है। अगर इसका कन्फ्लिक्ट का आप रूट्स देखेंगे तो ये प्रो सोवियत एरा के में जाएगा, प्री सोवियत एरा में जाएगा, और उस समय जब ऑटोमन, रशिया एंड पर्शियन एम्पायर्स मीट करते थे, ठीक है ना। जब अजरबैजान और आर्मेनिया सोवियत यूनियन का पार्ट बने, सोवियत रिपब्लिक का पार्ट बने 1921, मॉस्को ने नगोर्नो काराबाख अजरबैजान को दे दिया। मॉस्को ने ही नगोर्नो काराबाख को अजरबैजान में दे दिया था, ठीक है ना। एंड हुआ क्या इसके बाद, 1980s के टाइम पे जब सोवियत पावर कम होने लगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज आने लगी। नगोर्नो काराबाख रीजन में सेपरेटिस्ट टेंडेंसी आने लगी एंड 1988 में नेशनल असेंबली ने वोट कर दिया और खुद को डिसॉल्व कर दिया और कहा कि अब हम ऑटोनॉमस स्टेटस लेंगे एंड हम आर्मेनिया को ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया था कि एक्चुअली उन्होंने अपने आप को फ्री करके आर्मेनिया को ज्वाइन करने की बात कर दी थी। एंड आर्मेनिया और अजरबैजान खुद इंडिपेंडेंट कब हुए, 1991 में। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन टूट गया था, है ना। एंड तब काफ़ी ज़्यादा वॉर हुआ इस नगोर्नो काराबाख रीजन में, क्योंकि ये आर्मेनिया को अपना मान चुके थे और हैं कहाँ पे, ये अजरबैजान में है। और इसीलिए आज भी ये डिस्प्यूटेड रीजन है ना। रीजन इज स्टिल डिस्प्यूटेड एंड इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान ओनली बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और बाकू कम्युनिटी के जो लोग हैं, दे वांटेड बैक। ओके, सिंपल सी बात यही है। इस कारण से काफ़ी वहाँ पे रेबेलियंस होते रहते। तो कल का मैंने पूरा ही न्यूज़पेपर आपको बता दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, याद रखिएगा, जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट था, ठीक है ना। आज की न्यूज़ आइटम से मूव करते हैं, तो थोड़ा पीछे से मैं आता हूँ, है ना। लास्ट से ही अपन देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं यहाँ पे। एंड T20 की तो हम बात करेंगे नहीं। आप लोग जो पेपर दे रहे हो वो तो मत ही देखना, है ना। प्लीज़ डोंट सी द T20s एंड ऑल। कोर सेक्टर श्रिंक्स फॉर 6 मंथ रनिंग। अब यहाँ पे कोर सेक्टर्स की श्रिंकिंग हो रही है, तो कोर सेक्टर में आते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, ये देख लेते हैं। दीज इंक्लूड कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये देखो, गिन लो, 8 है ना। कौन कौन से हैं? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये लगभग 40.27% बनाती हैं किसका, IIP का, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो आपका कौन निकालता है, CSO निकालता है पर मंथ, हर महीने निकालता है CSO। कौन निकालता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO पर मंथ निकालता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इसका 40.27% जो है वो आपका कोर इंडस्ट्रीज बनाती हैं। अब कोर इंडस्ट्रीज अगर हम बाय वेट देखें कि मतलब कि इनमें जो ये 40% है, उसके अंदर फिर इनका कितना कितना वेट है, तो सबसे अधिक वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट, आई थिंक 28% के आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली 28 ही होगा। रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का है, फिर स्टील का है, फिर कोल का है, फिर क्रूड ऑयल का है, फिर नेचुरल गैस का है, फिर सीमेंट का है, फिर फर्टिलाइजर का है। किसका है सबसे ज़्यादा? किसका है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का है, फिर स्टील का है, फिर कोल का है, फिर क्रूड ऑयल का है, फिर नेचुरल गैस का है, फिर सीमेंट का है, फिर फर्टिलाइजर्स का है। तो ये भी आपको याद रखना है, दीज आर द कोर सेक्टर्स एंड इस तरीके से इनकी वो है।
फिर मैंने आपको अजरबैजान आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट्स बता दिया, पूरा क्या इशू था, क्या रूट्स था, आज ही बता दिया, कल के भी न्यूज़ में था तो ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। यहाँ पे है क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स सॉ 26% राइज इन 2019 एनसीआरबी रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इट सॉ एन इंक्रीज ऑफ ओवर 7% एंड 26% इन 2019 कंपेयर्ड विद द 2018 फिगर्स। तो ये देखा जाएगा तो अगर शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ देखो तो 7% के केसेस बढ़े हैं और एसटीज के खिलाफ देखा जाए तो 26% से केसेस बढ़े हैं। दिस इज एज पर द एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से ये आया है। अब यहाँ पे एक और नाम आता है CHRI यानी कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, जो कि एक पुलिस रिफॉर्म एडवोकेसी ग्रुप के नाम से यहाँ लिखा है। इट्स अ पुलिस रिफॉर्म एडवोकेसी ग्रुप, लेकिन CHRI कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव 1987 में बना था, याद रखिएगा। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1987। इट्स एन इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीजन नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। नॉन प्रॉफिट नॉन पार्टीजन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है टुवर्ड्स द प्रैक्टिस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के रियलाइजेशन के पीछे काम करती है कॉमनवेल्थ की कंट्रीज में, मेनली कॉमनवेल्थ की कंट्रीज में काम करती है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव इसीलिए इसको नाम दिया गया है। 1987 में बना था। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि कॉमनवेल्थ का हरारे डिक्लेरेशन जो है, कॉमनवेल्थ का हरारे डिक्लेरेशन जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसका फुलफिलमेंट होना चाहिए कॉमनवेल्थ नेशंस में। उसके लिए ये आपका CHRI बनाया गया था, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। देयर इज सम न्यूज़ आइटम विच इज इंपॉर्टेंट, लेट्स डिस्कस दैट अगेन। आइडियल वेट ऑफ इंडियन मेन वुमेन रीडिफाइंड। अब आइडियल वेट, ये भी मैंने कल न्यूज़ आइटम आपको बताया था। अगर वेट फॉर दैट, ओके, सो अगर ये देखिए आइडियल वेट फॉर मेन एंड वुमेन इंक्रीज, ये मैंने आपको बताया था न्यूज़। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने बेसिकली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने आइडियल वेट को इंक्रीज किया। देखो 2010 में आइडियल वेट सेट हुआ था, तब सेट किया गया था 50 किलो और 60 किलो। 50 किलो किया गया था फीमेल के लिए एंड 60 किलो सेट किया गया था मेल के लिए आइडियल वेट। अब उसको 5 kg से बढ़ा दिया गया है एंड आइडियल वेट हैज़ बीन मेड 55 kg फॉर वुमेन एंड 65 kg फॉर मेल पॉपुलेशन। तो याद रखिएगा आइडियल वेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने बेसिकली इसको इंक्रीज किया है। अब हैदराबाद बेस्ड है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उसने एक रिपोर्ट निकाली है व्हाट इंडिया ईट्स। द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज व्हाट इंडिया ईट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उसने रिपोर्ट निकाली है व्हाट इंडिया ईट्स, और उसके बाद उन्होंने ये बेसिकली ये सारी चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा रिपोर्ट ने कुछ और चीज़ हाईलाइट की, जैसे कि इंडिया में क्या कंज्यूम ज़्यादा किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट रिच सीरियल्स लार्ज क्वांटिटीज़ में कंज्यूम किए जाते हैं एंड हाई प्रोटीन का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो कंजम्पशन है वो कम है। इसीलिए हमारे अंदर इंडिया में लाइफस्टाइल डिसीज होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ मतलब बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल डिसीज होने का खतरा है। फिर आइडियल हाइट की बात की जाए तो अर्लियर जो रेफरेंस इंडियन हाइट थी वो 171 सेंटीमीटर ली गई थी फॉर मेल एंड 152 सेंटीमीटर ली गई थी फॉर वुमेन। ये भी रिवाइज कर दी गई है। अब जो आइडियल हाइट है वो 5.8 फीट यानी कि 177 सेंटीमीटर है रिवाइज्ड फॉर मेल एंड 5.3 फीट यानी कि 162 सेंटीमीटर है फॉर अ वुमेन एंड दिस विल नाउ बी टेकन फॉर नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स। तो जो नॉर्मल जो रेफरेंस हाइट है वो भी अब बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो डेफिनीशन फॉर रेफरेंस इंडियन एडल्ट मैन है एंड वुमेन है वो भी चेंज कर दी गई है। 19 से 39 ईयर्स कर दी गई है एंड पहले 20 से 39 थी, अब वो 19 से 39 कर दी गई, ठीक है ना। रेफरेंस जो इंडियन एडल्ट मैन एंड वुमेन की एज है एडल्ट की वो 19 से 39 साल कर दी गई है, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बतानी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा एक और चीज़ की गई, फॉर द फर्स्ट टाइम फाइबर बेस्ड एनर्जी इनटेक वॉज रिकमेंडेड। पहली बार फाइबर बेस्ड एनर्जी इनटेक को भी रिकमेंड किया गया था। इस बार के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की जो रिपोर्ट है उसमें पहली बार किया गया था, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। दैट वॉज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं।
जो चैलेंज ऑफ चेंजिंग हेल्थ बिहेवियर। अब यहाँ पे ऑथर ने बेसिकली, मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूँ कि हेल्थ बिहेवियर का इंपॉर्टेंस बताया कि हेल्थ बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमको अपने हेल्थ बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमको सब कुछ एक, जैसे वाइस प्रेसिडेंट को अगर मैं कोट करूँ तो उन्होंने दो चीज़ों की बात की थी। एक बात की थी उन्होंने दिनचर्या की बात की थी, देयर शुड बी अ प्रॉपर दिनचर्या यानी कि आपका डेली रूटीन, एंड दूसरा देयर शुड बी अ प्रॉपर ऋतुचर्या यानी कि एज पर योर जो ऋतु यानी कि जो मौसम चल रहा है, क्लाइमेट चल रहा है, उसके हिसाब से दोनों को आपको फॉलो करना चाहिए। हमारा जो डाइट है, हमारी डाइट है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, हमारी स्लीप है, हमारा स्मोकिंग जो हैबिट्स हैं, सब्सटेंस यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ बिहेवियर के अंदर आती हैं। हमको उन सब चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग बंद करने की ज़रूरत है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। स्लीप आप अनलिमिटेड 10 घंटे 20 घंटे की ले रहे हो तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे पे आपको लिमिट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत है, डाइट आपको प्रॉपर रखने की ज़रूरत है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ बिहेवियर के अंदर ही आती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं चेंज करते तो आप अपने आप को एक बहुत बड़े रिस्क के सामने एक्सपोज कर देते हो, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, लाइफस्टाइल या सीडेंटरी लाइफस्टाइल की जो डिसीजेज हैं, है ना। इस समय काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल डिसीजेस का नाम आपने सुना होगा, कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट, ये सारी चीज़ें, वही चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने बताई। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि हेल्थ बिहेवियर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको हेल्थ अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। देयर इज अ नीड ऑफ हेल्थ अवेयरनेस फॉर चेंजिंग द हेल्थ बिहेवियर। अवेयरनेस कैसे जाए, यू शुड बी अवेयर दैट प्रिकॉशंस अगर आप नहीं लेंगे तो आपके अंदर क्या क्या दिक्कतें होंगी। जैसे आप, अगर आपको पता नहीं कि मास्क पहनने से क्या फ़ायदा है या मास्क ना पहनने से क्या नुकसान है, तब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। आपको अपना हाथ कितने 20 सेकंड तक धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये सारी चीज़ आप करने। लेकिन कई बार आप सेलिब्रिटीज़ को, उन सबको देखेंगे कि वो नहीं पहन रहे हैं मास्क, तो ये भी आपके अंदर हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए। हेल्थ अवेयरनेस होगी तभी आपके हेल्थ बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बोली है। इज़ वन लैंग्वेज इनफ, ये आर्टिकल है, ऑथर ने कहा कि जब इंडोनेशिया अलग हुआ डच कॉलोनियल रूल से, तो इंडोनेशिया ने वहाँ पे मलय यानी कि जिसको भाषा इंडोनेशिया कहा जाता है, मलय उसका नाम फिर भाषा इंडोनेशिया कर दिया गया, वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई। वैसे इंडिया में ऑथर ने कहा कि इंडिया में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमने पहले हिंदी में काम करना शुरू किया, लेकिन उस समय क्या दिक्कत हो रही थी कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग थे ना वो पार्लियामेंट में आ पा रहे थे, ना किसी चीज़ में एंटर कर पा रहे थे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफें हो रही थी, स्पेशली फॉर द साउथ इंडियन स्टेट्स जो थे, और स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे वहाँ पे बहुत दिक्कत थी। तो इस तरीके से तो हो क्या रहा था कि ये दिक्कतें, तो फिर 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आया जिसमें कि फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया। तब जा करके जो आपके साउथ इंडिया स्टेट्स के जो लोग थे और ये सब जो हिंदी स्पीकिंग लोग थे वो भी फिर पार्लियामेंट में इन सबको एंट्री मिलना शुरू हुई। ऑथर ने वही चीज़ें डिस्कस की यहाँ पे कि देखो हिंदी में हम, ठीक है, हमने हिंदी को हिंदुस्तानी से जोड़ दिया है, एंड देयरफॉर वी थिंक दैट कि हर व्यक्ति हिंदी, इंडिया का जो होगा उसको हिंदी बोलना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ओके, इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग अभी माइग्रेट करके दिल्ली से चेन्नई, तमिलनाडु, केरला यहाँ पे काम करने जा रहे हैं, उनके कारण भी वहाँ के लोगों को फिर हिंदी सीखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग कन्वर्स कैसे करेंगे, बात कैसे करेंगे, क्योंकि ये तमिल सीख नहीं सकते या सीखेंगे नहीं, लेकिन उनको फिर हिंदी सीखनी पड़ती है, एंड देन दे कन्वर्स विद दीज पीपल। तो ऑथर ने यही कहा है जी कि यहाँ पे किसी भी कंट्री के लिए एक लैंग्वेज नहीं हो सकती है, एंड एक लैंग्वेज इनफ भी नहीं, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, चाहे वो लिंग्विस्टिक बेसिस हो, चाहे कम्युनल बेसिस हो, चाहे एथनिक बेसिस हो, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एंड आप यहाँ पे एक लैंग्वेज को नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, ठीक है ना। इंडिया में अभी भी 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस है जिसको कम से कम 10 लाख लोग बोलते हों, बट फिर भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में केवल 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। ऑथर ने ये भी बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि अगर 30 लैंग्वेजेस ऐसी जिनको कम से कम 10 लाख लोग बोल रहे हैं तो फिर केवल 22 लैंग्वेजेस ही क्यों है, मतलब क्यों एक्सक्लूजन है कुछ लैंग्वेजेस का कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं है। जैसे कि एक लैंग्वेज तुलु के बारे में ऑथर ने कहा है, तुलु बोलने वाले 18 lakh people who speak तुलु लैंग्वेज, बट स्टिल तुलु इज़ नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन दिस कंट्री, है ना। तो यहाँ पे देखो ऑथर ने कहा कि 18 लाख लोग बोलते हैं तुलु लैंग्वेज को, लेकिन फिर भी तुलु को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। तो अगर ये लैंग्वेजेस लूज होती हैं या ख़त्म हो जाती हैं तो फिर क्या, कौन इसका वो उठाएगा। दैट इज़ द थिंग ऑथर सेज कि हमको ये, ठीक है, हिंदी को हमको किसी उससे नहीं जोड़ना चाहिए कि हम अगर इंडियन हो आप तो आपको हिंदी आनी ही आनी चाहिए। ये आपका जो एक एटीट्यूड है कि हिंदी को आपने हिंदुस्तानी से जोड़ दिया है, सो दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। और लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी देश के लिए, उनकी जो लोगों की लोकल लैंग्वेजेस है उसका भी अपना अलग महत्व है, एंड दैट इज़ द थिंग ऑथर वांट्स टू हाईलाइट कि किसी एक लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा।
टाइम टू शिफ्ट फोकस टू द मैरीटाइम स्फीयर। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ऑथर ने, हैप्पी मैन जैकब द्वारा लिखा गया आर्टिकल, इसमें इन्होंने सबसे पहले तो बोला कि इंडिया की जो पॉलिसी रहती थी अभी तक वो कॉन्टिनेंटल पॉलिसी रहती थी, मतलब लैंड बेस्ड पॉलिसी रहती थी। अब लैंड बेस्ड पॉलिसी में बहुत ज़्यादा हमको नुकसान हुआ, जैसे कि अगर हम यहाँ पे दो नेबर्स की बात करें, सबसे पहले चाइना और सबसे दूसरे पाकिस्तान। ऑथर ने कहा है कि चाइना के साथ अगर हम देखें तो एक तो उन्होंने अक्साई चीन हमसे ले लिया, इसके अलावा पाकिस्तान ने हमसे जब गिलगित बाल्तिस्तान वाला रीजन ले लिया, उसके बाद उन्होंने हमारा जो रीजन था सक्शगम वैली का, उसको उन्होंने दे दिया, चाइना को दे दिया, ठीक है ना, सबसे ऊपर वाला जो रीजन है। जैसे अगर आपने मैप देखा हो, देखो इस तरीके से अपना मैप रहता है इंडिया जम्मू कश्मीर का, है ना, इस तरीके से रहता है ना, इस तरीके से। अब ये वाला जो रीजन है ये तो गिलगित बाल्तिस्तान वाला रीजन है, जो पीओके हम बोलते हैं, ये इधर चला गया। ये वाला रीजन जो है ये अक्साई चीन वाले रीजन में चला गया, अक्साई चीन के रूप में चला गया। यहाँ बीच में भी एक सक्शगम वैली वाला रीजन था, ये वाला रीजन यहाँ पे था, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। तो इस तरीके से ऑथर ने यही कहा है कि इस तरीके से कॉन्टिनेंटल पॉलिसी जो है वो हमारे हमेशा फेवर में नहीं रही है, काफ़ी सारा हिस्सा जो है एग्रेशन का शिकार बन गया है। दूसरा, चाइना जो है इशूज़ को सॉल्व करना नहीं चाहता है, चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि इशूज़ सॉल्व हों या आपसे पीसफुल वो कुछ बात करे, तो कन्फ्रंटेशन ही चाहता है। तो हमको इसलिए कॉन्टिनेंटल पॉलिसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऑथर ने कुल मिला के ये कहा है यहाँ पे। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान का भी यही कहा कि जम्मू कश्मीर ले लो, चाहे कितने इशूज़ पाकिस्तान ने कितनी बार नहीं अटैक किया है, कि चाहे कारगिल का युद्ध पूरा ले लो, इसके पहले 1965 का वॉर ले लो, ठीक है ना, एंड ये सब चीज़ें। इसके अलावा ना केवल ये दोनों सेपरेटली हम पर अटैक कर रहे हैं, बल्कि ये कल्यूजन में भी हम पर अटैक कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान और बीजिंग, ये दोनों, चाइना, दोनों मिल के भी हम पर अटैक कर रहे हैं। तो ये ऑथर ने कहा कि ये एक जो इशू है कॉन्टिनेंटल पॉलिसी का, वो हमारे फेवर में नहीं जाता है। दूसरा, फिर ऑथर ने बोला अफगानिस्तान में चेंजेस हो रहे हैं, अफगानिस्तान से यूएसए जा रहा है, यूएसए जा रहा है, और प्लस वहाँ पे तालिबान की पावर इंक्रीज़ हो रही है। तालिबान की पावर का इंक्रीज़ का होने का मतलब है कि इंडिया का रोल कम होना। क्यों? क्योंकि इंडिया ने कभी भी तालिबान को एक टेररिस्ट ग्रुप से ज़्यादा समझा ही नहीं है, हमने कभी उनसे अच्छे से बात ही नहीं की है, तो हमारा इन्फ्लुएंस जो अफगानिस्तान पे है वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना। आवर इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान इज डिक्रीजिंग अलॉट, यही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली है। एंड ये सिचुएशन अर्लियर 90s की तरह होती जा रही है, मतलब हमारा जितना भी रोल था वो खत्म होने लगा है अफगानिस्तान के ऊपर। इसलिए ऑथर ने कहा है कि हमको अब मूव करने की ज़रूरत है फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल पॉलिसी टू द मैरीटाइम पॉलिसी, ठीक है। मैरीटाइम पॉलिसी यानी कि जो आपका सी वाला रीजन है, इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, उसका ऑथर ने यहाँ पे जिक्र किया है। ऑथर ने कहा कि इंडो पैसिफिक का रीजन अगर हम करते हैं, अभी उस पर फोकस करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? सबसे पहली चीज़ ऑथर ने ये कही कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम ऐसी जगह पे लोकेटेड हैं, हम यहाँ पे ऐसी जगह पे लोकेटेड जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का कल्यूजन नहीं हो सकता है, चाइना और पाकिस्तान कल्यूड करके हम पर अटैक नहीं कर सकते हैं इन मैरीटाइम डोमेन में, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, हमारी लोकेशन इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक जगह पे लोकेटेड है, बिल्कुल मिडिल में, ऐसी जगह पे लोकेटेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है इस पूरे रीजन को, तो हमारी लोकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हो जाती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद तीसरा रीजन क्या है कि बीजिंग की जो बुलिंग है साउथ चाइना सी में, उस कारण से बाकी के सारे नेशंस चाइना के अगेंस्ट है ना। मैरीटाइम डोमेन में तो चाइना के अगेंस्ट है, कॉन्टिनेंटल डोमेन में कंट्रीज़ हमारी मदद नहीं कर सकती। कॉन्टिनेंटल डोमेन में यूएसए और यूरोप जैसी कंट्रीज़ हमारे पास नहीं आएंगी, हमारे फेवर में नहीं आएंगी, लेकिन मैरीटाइम डोमेन में यूएसए हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, ये सारी कंट्रीज़ हमारी मदद के लिए आगे आएंगी और हमारे साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ये रीज़न है। एंड फाइनली, मैरीटाइम स्पेस इज मोर इम्पॉर्टेंट टू चाइना दैन इंगेजिंग इन अपॉर्चुनिस्टिक लैंड ग्रैब्स अटेम्प्ट इन हिमालयाज। चाइना भी मैरीटाइम डोमेन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहता है, क्योंकि उसका जो पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो पूरा का पूरा मैरीटाइम बेस्ड रहेगा। सिल्क रूट तो पहले भी थी, सिल्क रोड थी पहले, अब वो मैरीटाइम डोमेन में ज़्यादा जाना चाहता है, प्लस उनका बहुत सारा ट्रेड जो है वो इंडियन ओशन इन सब रीजन से होता है, इसलिए वो इसको वीक नहीं करना चाहेंगे। और अगर हमने इसमें अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से एकदम अपना डोमिनेंस बना लिया तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। इस कारण से ऑथर ने यहाँ पे कहा है पूरी बात कि हमको कोशिश करने की ज़रूरत ये है हम अपना मैरीटाइम डोमेन में अपना जो एक्सीलेंस है, जो अपना इन्फ्लुएंस उसको बना करके रखें, तो वही हमारे लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस की हैं। क्वाड ग्रुप एन आइडिया चार्ट अ पाथ, तो ये क्वाड ग्रुप तो आप सबको पता है क्या है। क्वाड ग्रुप
इंडिया, यूएसए, जापान एंड आपका ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है। ऑथर ने आप ये किया कि चाइना कई बार इसको गलत जरूर पोर्ट्रे करता है कि ये चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी के अंतर्गत चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी है, एंड ये आपका कहना चाहिए कि एशियन नेटो है। ये भी कहा जाता है कई बार कि एशिया का जो इधर साइड के रीजन का नेटो है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गलत एलिगेशंस हैं। चाइना खुद एक क्वाड ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा था। ऑथर ने कहा कि चाइना खुद एक क्वाड ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा था विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड तजिकिस्तान, यानी कि चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान मिलकर के एक क्वाड ग्रुप खुद बना रहे थे। इसके अलावा फिर चाइना ने इस साल भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल के साथ क्वाड ग्रुप बनाने की कोशिश की। सो क्वाड ग्रुप इज़ नो एक्सेप्शन। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक्सेप्शन है और चाइना को रोकने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है ना। इसको लेबलिंग करना बिल्कुल गलत है। और ऑथर ने वही कहा है कि चाइना ने काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखाया, चाहे वो जिबूती में अपना फर्स्ट ओवरसीज़ बेस बनाने का हो, या अपने साउथ चाइना सी में जो इस तरीके से 9 डैश लाइन बनाने का हो, या देखा हो आपने कि वियतनाम, फिलीपींस, इन सब के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं उनमें एंटर कर जाना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने की है वो काफ़ी ज़्यादा गलत की है। एंड अभी आगे आने वाली जो मीटिंग होने वाली है, ऑथर ने उसके बारे में बोला है कि एक फ्यूचर पाथ डिसाइड करना पड़ेगा क्वाड ग्रुप को कि किस तरीके से उनको मूव करना है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।